हेलो एंड वेलकम टू गीत के इनिशिएटिव वॉइसेस ऑफ केयर। आज हम कुछ मेजर इश्यूज पे बात करने वाले हैं जो रिलेटेड है बच्चों से। बच्चे कुछ डेवलपमेंट इश्यूज और बिहेवियर इश्यूज फेस करते हैं जिस वजह से माँ बाप कभी समझ नहीं पाते हैं या फिर समझने में लेट कर देते हैं। दे आर सम लाइक ADHD, ऑटिज्म, स्पीच डिले एंड अदर बिहेवियर इश्यूज। तो इन्हीं सब चीजों पे हम बात करेंगे डॉक्टर नेहा धीमान जी से। शी इज अ MD साइकेट्रिस्ट। हेलो मैम। Hello, sir. Thank you for inviting. मैम, एज अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो पेरेंट, यू हैव अ डॉटर, तो बच्चों के लिए बड़ा कंसर्न रहता है एंड कुछ इश्यूज लाइक ADHD, ऑटिज्म, आई फील लाइक कि पहले से ज्यादा कॉमन हो गया है। बेसिक मैं पूछता हूँ कि ये होते क्या है? ADHD, ऑटिज्म ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो का मतलब है ब्रेन, डेवलपमेंट का मतलब है दे आर प्रेजेंट जब बच्चा पैदा हुआ। दैट इज नॉट समथिंग कि बाद में डेवलप हुआ है। अब बच्चा 10 साल का हो गया उसे ADHD हो गया है, 15 साल का हो गया उसे ऑटिज्म हो गया है। दे वर देयर जब बच्चा पैदा हुआ था। दीज आर द किड्स विच आर बोर्न विद डिफरेंटली वायर्ड ब्रेन। ADHD नाम ही बताता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बेसिकली दो डोमेन्स को कवर करता है, अटेंशन डेफिसिट इनअटेंशन और दूसरी तरफ हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। ये वो बच्चे हैं जो फोकस नहीं कर पाते, इनअटेंशन ध्यान नहीं दे पाते। बहुत बार इन बच्चों के लिए कहा जाता है कि पोटेंशियल बहुत है बट ये उसे अचीव नहीं कर पाता, इधर उधर देखता रहता है, ध्यान नहीं रहता, सिली मिस्टेक करता है, चीजें भूल जाता है। क्वेश्चन 1 के बाद 2 को भूल गया, देखा ही नहीं उसे, सीधा 3 पे जंप कर गया, आधा क्वेश्चन लिख दिया, इसे आता था फिर भी नहीं किया। तो ये वो बच्चे हैं। हाइपर एक्टिविटी आपने बच्चे देखे होंगे, दे आर ड्रिवन बाय मोटर, भागे जा रहे हैं इधर से उधर, जंपिंग ऑन टू द बेड, ऑन टू द सोफा, गिर जाते हैं, चोट खा लेते हैं। टीचर जनरल क्लास में सवाल पूछ रही है, किसी का नाम लेके पूछ रही है बट दे आर द वन इन बिटवीन आंसर कर देंगे, चीजें भूल जाएंगे, लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं करेंगे। दिल भी लाइक मैं खेलूंगा, मेरी टर्न है, मैं खेलूंगा। कम फ्रेंड्स होते हैं, सोशली सोसाइटी उन्हें थोड़ा एक्सक्लूड कर देती है क्योंकि बिहेवियर्स कंफर्म नहीं करते नॉर्मल रेंज के। सो दैट इज व्हाट ADHD इज। इसमें नॉर्मल में ऐड करूंगा कि ना, देखो एक बच्चा है, माइट बी वो हाइपर एक्टिव है एंड आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ रणवीर सिंह, ही इज स्टिल हाइपर एक्टिव, तो इट इज एन इशू। बच्चों के एक्टिविटी लेवल इन जनरल भी एडल्ट के एक्टिविटी लेवल से ज्यादा होता है। रीजन बीइंग ब्रेन की मेच्योरिटी आते आते वही 18-20 साल लग जाते हैं। दैट इज द टाइम जब ब्रेन को हम कहते हैं कि ओके जो न्यूरो हैं वो एक नॉर्मल लेवल पे आ गए, एडल्ट लेवल पे आ गए, सो दैट दे कैन थिंक, रैशनलाइज, प्लान। ADHD इज नॉट अबाउट जस्ट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी तो एक सिम्टम है जो हमें हाइपर एक्टिविटी की फॉर्म में दिखाई दे। इट इज अबाउट कि ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डोपामिन, जो कि हमें फोकस के लिए चाहिए, हमें चीजों को प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए। ये केमिकल नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी, मेरे एकेडमिक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे टीचर पिन पॉइंट करेगी, हमेशा बोला जाएगा कि ये तो टिक के नहीं बैठता, क्लास में अलग बेंच पे बिठा दिया जाएगा, उससे मेरी अपनी सेल्फ वर्थ कम होगी। मुझे कहा जाएगा कि नहीं आप बैठ के यार और फोकस करो और मेहनत करो। घर पे पेरेंट्स कहेंगे ये क्या नंबर लेके आए, तेरे बड़ी बहन के तो इतने नंबर है, व्हाट आर यू डूइंग। तो धीरे धीरे करके ऑल दिस इज किलिंग माई सेल्फ एस्टीम। अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, स्पोर्ट्स में नहीं कर पाऊंगा, वहां पे गड़बड़े होंगी, फ्रेंड्स नहीं बनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। धीरे धीरे करके मैं उन बच्चों के साथ हो जाऊंगा जो ऑलरेडी सोसाइटी से एक्सक्लूडेड है, लेबल लग जाएगा, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, हो सकता है किसी लीगल इशू में भी फंस जाऊं। तो यू वांट टू से कि सिर्फ एक सिम्टम्स नहीं है, एक बेसिस पे जज नहीं कर सकते आप। इट इज अ स्पेक्ट्रम और ये हर फील्ड में, हर एरिया में अपने पाँव फैला के बैठा है। इट्स नॉट जस्ट इन एकेडमिक। उस पर्सन की लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी सोशल लाइफ में, पढ़ाई, उसके काम, ऑफिस, एवरीवेयर। तो द परवेसिव नेचर ऑफ सिम्टम, इट इज कमिंग एवरीवेयर। मैंने एडल्ट ADHD के बारे में भी सुना है, तो ये बचपन से शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट ADHD, या ये कहीं मिडवे एज में कन्वर्ट होता है? एडल्ट ADHD खुद में अलग एंटाइटी नहीं है। देखिए ADHD के 2 कंपोनेंट बताए, बट अकेले अकेले कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है हाइपर एक्टिविटी हो। दिक्कत आती है ADD वाले बच्चों में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी नहीं है तो ये बच्चे कभी डायग्नोज ही नहीं हो। सो दीज आर द किड्स हु जनरली मूव ऑन टू एडल्ट्स आल्सो। फिर क्या होगा, काम में दिक्कत आने लग जाएगी, ऑफिस के काम इनकम्प्लीट होंगे, डेडलाइंस मीट नहीं हो पाएंगी, कामों में कमियां होंगी, वो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, काम को टालेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डायग्नोज्ड विद कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है। व्हाई सिटिंग इन ऑफिस, जो बाकी सब लोग कर पा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सो इट इज नॉट अ न्यू एंटाइटी जो बाद में पैदा हुई है, इट इज द सेम एंटाइटी जो अनडायग्नोज रही है चाइल्डहुड में एंड इट हैज नाउ कंटिन्यूड टू एडल्टहुड। अगर हम इसी को आगे ले चलते हैं, ADHD या ADD,
undiagnosed, converting to adult ADHD, राइट then he is dealing with the mental issue. क्या ये एक तरह का ये complete spectrum बन सकता है उसके माइंड में? बिल्कुल बन सकता है। लेबलिंग हो रही है, डेली लेबलिंग हो रही है, घर से पेरेंट्स कह रहे हैं, स्कूल से टीचर्स कह रहे हैं, समझने का कोई रेडी है नहीं है। जितना ज्यादा बच्चा फोकस करने की कोशिश करता है उतना फोकस और गायब हो जाता है, राइट। तो सेल्फ एस्टीम किल हो रही है, ओके आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, मुझसे गेम भी नहीं हो रही है, मुझसे दोस्त भी नहीं बन रहे हैं। हाँ, लोग बच्चे मुझसे लड़ते भी हैं, तुम्हारे से ही क्यों लड़ते हैं भाई, बाकियों से तो नहीं लड़ते। तो कॉन्टिन्यूस लेबलिंग की वजह से डेफिनेटली मेंटल हेल्थ, बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सीप इन करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेस, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे अपनी कमियों का पता लगने लग जाता है। वो इंट्रोस्पेक्ट करता है कि यार मैं नॉर्मल नहीं हूँ। This is what normalcy means. He starts feeling depressed, she starts feeling depressed, sad, anxiety issues भी आ जाते हैं, yes. और इन सब चीजों का उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है उसका? Generally ऐसा देखा गया है, apart from ADHD, there are certain disorders called as oppositional defiant disorder, conduct disorders, and later on antisocial personality disorder. ये क्या होता है? Oppositional defiant disorder ऐसे बच्चे जो authority figures हैं, घर में हो गए, parents हो गए, स्कूल में टीचर्स हो गए, उनकी बात नहीं मानते, अपनी मर्जी चलाते हैं कि ठीक है टीवी बोल दिया 2 घंटे देखा, नहीं अपनी मर्जी करेंगे, दिन रात देखेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिर कॉन्डक्ट, लड़ाई झगड़ा फ्रेंड से भी करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा, चोरी करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। सो व्हाट वी आर सीइंग अल्टीमेटली दे आर दी वंस जो कल को ड्रग्स भी अब्यूज करने लग जाते। जहाँ पे ड्रग अब्यूज आया डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। So they are more prone for alcohol, more prone for tobacco, cannabis, everything, and physical health deteriorate करेगी। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज और सिगरेट अब्यूज से दूर रहे, तो लाइक एंजाइटी किल हिज विटामिन डी। When we talk about anxiety and stress, होता क्या है, ब्रेन का, बॉडी का एक जो केमिकल एक्सेस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, वो बिगड़ जाएगा, हार्मोनल एक्सेस बिगड़ जाएगा। वो हार्मोन्स जो हमें सिर्फ एक रश में चाहिए कि ठीक है एग्जाम देना है, उसे एक रात पहले जाके मुझे कंप्लीट करना है, सांप देख लिया वहां से भागना है, सो एक रश में चाहिए वो हार्मोन ताकि वो मेरी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दे, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाए। बट जब हम कंटिन्यूस स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में 24/7 रेस्ड, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, फिर ये हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे वाइटल्स को गड़बड़ा रहे हैं। तो द पर्सन बिकम्स मोर प्रोन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आपने बहुत बार देखा होगा, पीपल आर थिन एंड लीन बट स्टिल हैविंग डायबिटीज, गर्ल्स कमिंग थिन एंड लीन but still having PCOD, hypertension. Yes, so from where is it coming? Because of disturbed hormonal axis. Now that कि हमारा stress hormone continuously बढ़ा हुआ है, life stressful है, and they are obviously more prone to continuous stress, anxiety, depression. वो सारे stress hormones body में बढ़े हैं, so they are more prone to lifestyle illnesses. Then again, heart attacks, hypertension, diabetes, stroke, everything, because सब interlinked है। In simple word, stress, overthinking, and if it continues for long time, तो आपकी physical bodies को affect करती है। They are slowly killing it, like slow poison. ऐसा नहीं है एक दिन का स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, एक दिन का स्ट्रेस एग्जाम से पहले हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बट इफ इट इज हैपनिंग 24/7 देन इट इज एन इशू। मैं इसी पे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस और स्लीप का बहुत क्लोज इंटरलिंक है। जनरली हम देखते हैं कि एग्जाम के दौरान में बच्चे क्या करते हैं, रात में सोना बंद कर देते हैं, लाइक कि हाँ 2 घंटे सो के मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँ, अगले दिन जाके एग्जाम दे के आऊंगा। दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी रिजुविनेशन, बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, माइंड को रिजुविनेट करते हैं। स्लीप ही एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा ब्रेन और हार्ट रेस्ट करता है। स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो ब्रेन हार्ट को रेस्ट नहीं मिलेगा और वो नेगेटिव इंप्लीकेशन रहते हैं फॉर बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो स्लीप को मत डिस्टर्ब करिए, मिनिमम 6 to 8 आवर्स सोइए और उसके बाद अपने रूटीन को अपनी पढ़ाई में डिवाइड करिए। आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को कट डाउन कर सकते हैं कि आप शाम में 2 घंटे फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, उसे कट डाउन कर दीजिए, राइट। स्टिमुलेंट्स का इंटेक बहुत करने लग जाते हैं बच्चे उस टाइम पे, लॉट्स ऑफ कॉफी, बैक टू बैक 10 कप पी लिए, 15 कप पी लिए। कॉफी contains caffeine, suddenly stimulation and it can precipitate anxiety also. फिर counterproductive, excessive anxiety होगी तो आप recall ही नहीं कर पाओगे। anxiety का मतलब दिमाग properly नहीं सोच पा रहा है, so there is some fogginess जिसकी वजह से जो पढ़ाई भी किया है हमारी सब चीज subconscious में नहीं रहती, things go into subconscious mind। subconscious से चीजें retrieve करने के लिए हमें calm mind की जरूरत होती है, शांत दिमाग। but anxiety is like fog, वो subconscious से चीजें retrieve नहीं होने लगेंगी, तभी आपने commonly बच्चों को
कोई कहते सुना होगा, यार पढ़ के तो सारा गया था, यही पेपर मैंने घर आके सॉल्व किया, सो आई एम स्कोरिंग 90 आउट ऑफ 100, वहां पे मेरे 50 नंबर भी नहीं आए, बिकॉज वो रिट्रीवल वाला प्रोसेस है, वो नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में वो क्लिक नहीं हो पा रहा, रिकॉल नहीं हो पा रहा, दैट इज व्हाट दे से, रिकॉल नहीं हो रहा है तो दिमाग में ही ना, because you have put lot of pressure on your mind, stress and save some little bit anxiety also. अगर मैं ADHD की बात करूँ या attention deficiency की बात करूँ, एक तो आज की डेट में बच्चों के हाथ में मोबाइल्स, टीवी, ये सब चीजें आ गया है, तो ये उनकी अटेंशन को या उनकी स्पीच को कैसे इफेक्ट करता है? छोटे बच्चे, व्हाट वी से इज फर्स्ट 100 years ऑफ लाइफ, दे आर द मोस्ट प्रेशियस डेज ऑफ आवर लाइफ। उस टाइम पे हमारा दिमाग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। दिमाग कैसे ग्रो करता है? दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वी आर बोर्न विद फिक्स नंबर ऑफ सेल्स। वो सेल्स आगे ब्रांचिंग करते हैं। इन 100 दिन में वो ब्रांचिंग मैक्सिमम होती है। एक सेल न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैक्सिमम कनेक्शन बना रहा है, और उसके लिए जरूरी है ह्यूमन इंटरैक्शन And not mobile interaction. So this is not interaction. With mobile, there is no interaction. What is interaction? Like we are talking. We are talking. You ask me something, I respond to you. The phone or screen is not going to respond to the child. It is one way traffic. वो continuously overload हुआ जा रहा है। बच्चे का दिमाग उतना developed है नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। Lots of overload of information, stimulating graphics, colors, आंखों को तो impact करेंगे क्योंकि आंखें भी obviously इतना develop नहीं है, but that is impacting the brain also. उस टाइम पे आप जितना बारी, हम तो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ एक दिन का बच्चा, यू स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, बात करिए, हंसिए, उसे नहीं समझ आ रहा, वो आपकी शक्ल भी क्लियरली नहीं देख सकता, बट द चाइल्ड कैन फील। वो धीरे धीरे होता है जब आप बच्चे से इंटरेक्शन करते हैं। तो अर्ली डेज में आप किताबें पढ़ाइए, घर पे इतना सारा सामान होता है, दिस इज अ बॉल, दिस इज सन, दिस इज मून, सिंग राइम्स, कुछ भी, बट इंटरैक्ट विद द चाइल्ड। टीवी एंड फोन इज वन वे ट्रैफिक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, जो कि फायदा कोई नहीं करेगा बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि बच्चे को उसी से ही एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा कि हाँ दिस इज माई रूटीन, मैंने ये करना है, और यही सब कुछ होता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसी कारण से आजकल एक एंजाइटी आ रही है, डिजिटल ऑटिज्म, pseudo autism, because पेरेंट्स वर्किंग है, मदर फादर वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, काम करना है तो व्हाट वुड दे डू? सामने स्क्रीन लगी है, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा बिजी है, ना बच्चा रोएगा ना बच्चा शोर करेगा, आप चुपचाप उसी के सामने बैठ के खाना खिला देंगे। बच्चे को कुछ नहीं पता, ना उसे हंगर क्यूज आ रहे हैं, ना उसे ये क्यू आ रहा है कि मेरा पेट भर गया है, कुछ नहीं पता, सामने बैठे हैं, एंड यस कोई स्पीच डेवलपमेंट नहीं है, एंड अल्टीमेटली इट कम्स आउट कि बच्चे को ऑटिज्म। दैट इज नॉट ऑटिज्म। जो टाइम था ब्रेन डेवलपमेंट का, आपने उस टाइम पे एफर्ट्स ही नहीं। आपने बताया कि ये अफेक्ट कैसे करता है, स्क्रीन एक्सपोजर, टीवी एक्सपोजर। नो डाउट फैमिलीज न्यूक्लियर है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो उस केस में मतलब आप उन्हें कैसे बताएंगे कि देखो, या तो क्या टिप्स होने चाहिए उनके लिए कि भाई आपका बच्चा अर्ली ग्रोइंग ईयर्स में है, तो आप उसे मोबाइल दिखाएं या दिखाएं, या उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करें? गाइडलाइंस की बात करें तो लेस देन 2 years नो स्क्रीन, नॉट एट ऑल एनी स्क्रीन। उसके बाद आप ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर जरूरत है कि आपने दिखाना ही है ना, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट जो अपने बच्चे को देना ही है। यू कैन स्टार्ट विद 15 minutes, हाफ एन आवर, दैट्स इट। स्क्रीन फ्री टाइम के लिए इम्पोर्टेंस है इन्वॉल्वमेंट की। द पेरेंट्स एंड फैमिलीज नीड टू बी इन्वॉल्व। काम आप थोड़ा रुक के भी कर सकते हो। You can take turns also. Okay, this is the time you handle the child, I'll do the work. Now you handle the child, the other person will do the work. Take turns. Talk to the child. बच्चे के साथ गाना गाइए, टॉयज से खेलिए, पार्क में लेकर जाइए, वहां पे 10 लोग मिलेंगे, ठीक है, दादा दादी नहीं साथ है, नाना नानी नहीं साथ है, there are multiple people in the park, they can talk to the child. Every new face or every new interaction, you know, वो दिमाग में कुछ केमिकल्स का बर्स्ट करता है बच्चे के। So the child feels okay, something new has happened. कोई भी आप नई चीज दिखाते हो, देखते हो बच्चे का ध्यान वहां पे अटक जाता है, ऐसे स्पेल बाउंड, ओ माय गॉड ऐसे क्या देख लिया है, एक मून देख के भी बच्चा जंप करने लग जाता है, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू, वेरी स्टिमुलेटिंग। तो एक नए इंसान से बात करना, वो सब उसके सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। एंड यस, रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट वे। वो बच्चे में इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करता है, एंड इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू मेक किड्स लर्न थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने के टाइम नो फोन, रात को सोने से पहले नो स्क्रीन। एंड इमोशनल रेगुलेशन के लिए आपने देखा होगा, बच्चे बाहर जाते हैं, रोने लग रहे हैं, किसी चीज के लिए जिद कर रहे हैं, तो ताकि बुरा ना लगे तो फटाफट बच्चे को फोन दे देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन कभी आएगी नहीं, एंड विल बी अ डिपेंडेंसी कि नहीं, जैसे मैं रोना शुरू करूं मुझे फोन मिल जाए, मुझे फोन मिल जाए। देखिए, इशू तो है कि फैमिलीज न्यूक्लियर है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो क्या हमें केयर गिवर भी ऐसे चाहिए जो इन चीजों को समझते हो? बिल्कुल चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत तो दादा दादी करते हैं। हाँ, बच्चे को पैम्पर करने
करने के लिए वो अपना फोन पकड़ा देते हैं। तो क्या हुआ अगर देख लिया तो हाँ। 10 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, तुम्हारे घर में तो नहीं देखता ना, हमारे साथ देख लिया, बट उससे बच्चे की साइक पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। दादाजी तो आजकल लूडो खेलते रहते पूरे टाइम, हाँ, फिर बच्चे को साथ बिठा के खेलिए। फेसबुक देखते रहते पूरे टाइम। हाँ। हाँ, वैसे वही चीज वो बच्चे को भी कराते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओनली वन चाइल्ड हु इज born with ADHD और ऑटिज्म। एज अ सोसाइटी एज होल वी आर फेलिंग। इट इज सेम एज कि हाँ आजकल क्यों हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ रहा है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ना। सिमिलरली क्यों ADHD बढ़ रहा है? जो अर्ली लाइफ इंटरवेंशन है वो हम करते नहीं है। हो सकता है माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे कभी जनरेशन तक पहुंचे भी ना। क्यों? क्योंकि एक अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ, एक इन्वॉल्व पेरेंट्स के साथ, अर्ली इंटरवेंशन के साथ वो कभी पहुंचे ही ना। दे आर लाइक integrated into the society, but अब वो available नहीं है। So they are also the cases which are reaching up to clinician। ये पहले भी होते थे, but जो early intervention होते थे, involved families होती थी, उस कारण से बहुत ज्यादा नहीं पता लगता था। तो क्या अब एक न्यूक्लियर फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है एंड बोथ हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स गोल्स, ना वो उसे पीछे रख सकते हैं ना ही अपने बच्चे को पीछे रख सकते हैं, तो क्या वहां पर नैनी या कोई भी केयर गिवर की ऐसी जरूरत है जो इन चीजों को समझे और बच्चे की डेवलपमेंट आई वुड से 100% हो जैसी माँ के साथ? माँ को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली मदर इज द वन जिसे हम प्राइमरी केयर गिवर बोलते हैं। रीजन बीइंग मदर हैज गिवन बर्थ टू द चाइल्ड। नेचुरली जो हार्मोन्स चेंज होने वो मदर की बॉडी में चेंज हुए हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, एक मैटरनल बॉन्डिंग हुई है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ के साथ ही बॉन्डिंग हो। देयर आर किड्स हु आर बॉन्डेड टू देयर फादर्स आल्सो, टू देयर ग्रैंडमदर्स आल्सो। इट्स अबाउट कि आप कितना कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे के साथ। सो यस, ऑब्वियसली वी नीड नैनीज, we need helpers who have the skills to connect with the child। कहने का तो ये भी हो सकता है कि मदर नहीं कनेक्शन बना पा रही है। बड़े सारे पोस्टमार्टम इश्यूज होते हैं, मदर हरसेल्फ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, क्यों नहीं कनेक्ट कर पाती। इंपॉर्टेंस इज ऑफ इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, ऑफ इन्वॉल्व्ड केयर गिवर। केयर गिवर कैन बी ग्रैंड पेरेंट, इट कैन बी एनी हेल्पर, इट कैन बी दैट। वो सिर्फ मैकेनिकल ना हो कि 2 बज गए हैं, बच्चे का लंच का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं, बच्चे के डिनर का टाइम हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों की केयर के लिए सिर्फ प्ले वे पे या प्री स्कूल पे डिपेंड ना होना पड़े। सो दैट वे अगर मान लो हमें ऐसे केयर गिवर मिलते हैं तो यू थिंक कि डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हमें ऑप्ट करना चाहिए कि अगर हमें एक इन्वॉल्व केयर गिवर मिले तो हो सकता है हाँ दैट कपल वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड आल्सो कि हाँ दे आर गिविंग दिस मच अमाउंट, तो ये स्टैंडर्ड्स बार रेज कर दिए हैं, अ कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड। बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और वो हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं उसके भी डिपेंड करता है। अच्छा, तो अनमोल ही होता है, कर सकते हैं खर्च। फेयर एनफ, कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप खुद नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक प्रॉक्सी तो आपको ढूंढना पड़ेगा ही। थिंक अबाउट ना कि जिस स्कूल में हम नहीं पढ़े उसमें बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो कार हमने नहीं चलाई उससे बेटर ही बच्चे को दिला रहे हैं। तो जिस अगर मान लो फैमिली स्प्लिट हो रही है और वो केयर नहीं मिल पा रही है जो हमको मिली एक्चुअल में, तो हम कोशिश तो करेंगे कि वो दिलवाए। बिल्कुल, और कोशिश करनी भी चाहिए, कोशिश करनी भी चाहिए। बट फिर ये नहीं होना चाहिए कि जो हम नहीं बन पाया वो बच्चा भी बने। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हार्ड। इफ इट स्टार्ट्स विद दिस तो वो अल्टीमेटली लैंड करेगी। ठीक है मैम, ADHD के अलावा व्हाट इज ऑटिज्म और नॉर्मली पेरेंट्स इसे कैसे समझ सकते हैं अगर कुछ ऐसा है तो? ऑटिज्म अगेन इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अ चाइल्ड इज बॉर्न विद ऑटिज्म, या फिर सूडो ऑटिज्म की बात तो हम अभी करके हटे हैं। वो अगर आप स्क्रीन टाइम कम कर देंगे, इंटरैक्शन को बेटर कर देंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। ऑटिज्म का कोर फीचर इज सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन पैटर्न्स में डिफरेंस। इन जनरल हमें दिक्कत नहीं आता या किसी को दिक्कत नहीं आता किसी से जाके बात करने में, बोलने में। बात कम्युनिकेशन में ना सिर्फ बोल नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। आई टू आई कांटेक्ट हो गया, आपके एक्सप्रेशंस हो गए, क्या सरकाज़म को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ऑटिज्म में वर्बल मतलब बोलना, देयर इज स्पीच डिले या फिर स्पीच कभी डेवलप होती भी नहीं है, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई टू आई कांटेक्ट नहीं बनाते, नाम बुलाओ तो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, बच्चे दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। सो सोशल इंटरैक्शन पैटर्न्स में दिक्कत होती है। सो देयर आर कम्युनिकेशन डेफिसिट, दैट कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन डेफिसिट और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेफिसिट। सो दिस इज द कोर सिम्पटम ऑफ ऑटिज्म। सो यू मीन टू से ऑटिज्म इज ऑल अबाउट दी स्किल्स या फिर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, सोशल इंटरेक्शन। अब ऐसा सोचिए कि ऑटिज्म अगेन हम उसे बीमारी में कंसिडर ही नहीं करते। We call it as neurodivergent children, those who are born with different type of patterns। सिर्फ वो patterns identify करने का try। In therapy we try to identify those patterns and further promote those patterns। ऐसा सोचिए कि everyone is taking birth, they are tuned to a certain frequency of radio कि हमें एक दूसरे से बात करना आता है। But kids with autism they have some other frequency जो ना हमें समझ आती है, and those kids don't understand our frequency in layman language if I want to convey। क्या होता है कि ना मान लीजिए
एक हम इस पे बात करेंगे डिजिटल ऑटिज्म, सूडो ऑटिज्म। और मैम हो सकता है कि एक बच्चा शाय हो या एक बच्चा मान लीजिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बट और सब तरीके से वो नॉर्मल लग रहा है, उस केस को कैसे समझेंगे? कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग अगेन बिकम्स अ पार्ट कि आपने बच्चे को कुछ बात बोली, ठीक है, ओके, कि वहां से जाके वो टॉय लेकर आओ। बच्चा गया, टॉय लेकर आया, आपको हैंड ओवर कर दिया। अब मैं कहूंगी ये टॉय लेकर जाओ और उन अंकल को हैंड ओवर करो, उनको नहीं किया, तो इसमें ये तो नहीं मैं बोलूंगी कि देयर इज डेफिसिट इन पैटर्न। द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि मुझे टॉय लेना है और मम्मा को देना है, मम्मा को दिया बट अदर पर्सन को नहीं दिया। सो दैट कैन बी अ टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा थोड़ा शाय नेचर का हो सकता है, इट नीड नॉट टू बी ऑटिज्म। बच्चा बोल के नहीं बता पा रहा है बट बच्चा समझ रहा है कि मुझे टॉय लेके आना है। बच्चा कह रहा है कि अच्छा हाँ वो वाला टॉय, वो वाली चीज, वो सन है, वो मून है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये अंकल है। द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग। तो हो सकता है बच्चे में स्पीच डिले हो, आप उस पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। हो सकता है बच्चे की कम्युनिकेशन इतना राय ना हो, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा उन्हें टाइम ना मिला हो इंटरैक्ट करने के लिए, अर्ली ईयर्स में वो गैप रहे हो, उस वजह से स्पीच डिले हो गई है। या कुछ बच्चों में वैसे भी सेंटर्स मैच्योर होने में टाइम लगता है। इफ वी से कि बच्चा बैबल करना शुरू कर देता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 6 महीने 9 महीने पे बैबल करना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे हो सकता है वो 1 साल पे करें, 1.25 साल पे करें। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन के सेंटर्स हैं वो मैच्योर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। दैट डजंट मीन दे हैव ऑटिज्म। ऑटिज्म के कुछ बहुत कोर रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो हम हमेशा चाहते हैं कि सबको पता लगे, और अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सो दे कंसल्ट द डॉक्टर। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कोर रेड फ्लैग्स? यस, कोर रेड फ्लैग साइंस आर बैबलिंग। जैसे मैंने बोला, आपने बच्चों में देखी होगी कि कूइंग स्पीच होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे करते रहते हैं। सो बैबलिंग, इफ इट इज नॉट स्टार्टिंग इन द इनिशियल 1.5 years, 2 साल तक बच्चा बाय साइलेब नहीं बोलने लग गया, मामा, पापा, दादा, इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलने लग गया, या फिर बच्चा चीजों को पॉइंट नहीं करता, द टॉय, द क्लॉक, या बच्चा जिस चीज को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते, दे ऑलवेज लाइक अपने नाम को बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, यू कंटिन्यूअसली कॉलिंग द नेम, बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अपनी दुनिया में लॉस्ट। सो दीज आर रेड फ्लैग साइन